किसी भी म्यूचुअल फंड की सक्सेस के पीछे होता है एक फंड मैनेजर। फंड मैनेजर की क्या इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, क्या स्ट्रेटजीज हैं, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस स्कीम की सक्सेस के को लेकर अगर हम बात करें। और इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको समय समय पर फंड मैनेजर से डायरेक्टली मिलवा सकूं और उनके व्यूज़ जान सकूं। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर आदित्य खेमानी जी से, जो कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को मैनेज करते हैं। तो खेमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पर। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम फंड की बात तो करेंगे ही कि फंड की सक्सेस का क्या राज है, पर उससे पहले इन जनरल मार्केट आउटलुक क्या है और यहाँ से क्या लगता है आपको कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा। ठीक है, थैंक यू पंकज जी मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए, मार्केट लास्ट एक साल हम देखेंगे, लास्ट एक साल काफ़ी प्रॉब्लम आई है मार्केट के लिए। स्पेशली आप देखोगे इन्फ्लेशन एक ग्लोबल कंसर्न रहा है, ग्लोबल भी रहा है, लोकल भी रहा है। तो वो टैकल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स ने रेट्स काफ़ी हद तक बढ़ाई है। उसके कारण आप डिमांड डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं ग्लोबली भी और डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में भी। सो लास्ट 6 महीने मैक्रो के लिए ख़राब रहा है। उसका नज़र आप देख रहे हैं माइक्रो में। रिजल्ट देखेंगे, ये क्वार्टर रिजल्ट हैज़ नॉट बीन वेरी गुड। सो मेरा मानना है कि ये जो इंटरेस्ट रेट हाई है, मॉर्गेज रेट्स हाई है, आप इसका इम्पैक्ट इकनॉमी में अगले 1-2 क्वार्टर तक देखेंगे। तो ग्लोबल इकनॉमी भी 1-2 क्वार्टर ऐसे ही रहेगा या थोड़ा डिटोरेट होगा। इंडिया में भी ऐसे ही रहेगी चीज़, बट आफ्टर सम पॉइंट इन टाइम हम देखेंगे इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है, क्योंकि ग्लोबली भी डोमेस्टिक में भी थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है। उसके कारण आप देखोगे सेंट्रल बैंकर्स एट सम पॉइंट इन टाइम रेट कम करेंगे। अभी 3-6 महीना नहीं करेंगे, मे बी 6 महीने के बाद उनका रेट कट साइकिल चालू हो जाएगा। बिकॉज जो रेट इंक्रीज़ यूएस में आई है, ये लास्ट 20-30 साल में इतना स्टीप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं आया है। डोमेस्टिक इंडिया में आया है, बट ठीक है, इंडियन कंज्यूमर्स आर यूज्ड टू हाई इन्फ्लेशन। हमारा इन्फ्लेशन तो 5-6% है, हमेशा से 5-6% चला है, बट यूएस कंज्यूमर के लिए 5-6% इन्फ्लेशन बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो माय व्यू इज़ दैट अगला 3-6 महीना थोड़ा इकनॉमी एक फ्लक्स में रहेगा, जहाँ पे कंज्यूमर रीएडजस्ट करेगा अपने हाई इंटरेस्ट रेट्स और ये सब चीज़ें, तो कंजम्पशन थोड़ा वीक रहेगा। बट हाफ 2 में मेरा मानना है कि आप देखोगे रेट कट की संभावना चालू हो जाएंगी। बिकॉज इन्फ्लेशन साइकिल थोड़ा नेक्स्ट 3-4 महीने में आप देखेंगे नंबर्स काफ़ी इम्प्रूव होंगे, इन्फ्लेशन कम होते जाएगा डेवलप मार्केट में भी, इंडिया मार्केट में भी। तो सब इन्वेस्टर्स फिर एक्सपेक्टेशन होगा कि रेट कट एट सम पॉइंट इन टाइम स्टार्ट होगा। वो दिसंबर में स्टार्ट होता है, जनवरी में स्टार्ट होता है, टाइम विल से डिपेंडिंग इन्फ्लेशन कैसी नंबर आती है। बट मार्केट हमेशा आप अच्छे डेटा पॉइंट को 3 महीना पहले ही डिस्काउंट कर लेता है। और ऐसा मानना है जब चीज़ खराब, बहुत ख़राब से कम ख़राब होती है ना, तो मार्केट वही डिस्काउंट करना चालू कर देता है। तो मेरा मानना है कि ये साल एक 2 हाफ्स का रहेगा FY24। हाफ 1 विल बी कंसोलिडेशन फेज अप्रैल से सितंबर तक, और हाफ 2 you will start seeing benefit, inflation coming down, interest rate peaking and expectation rate cut का। तो मार्केट उसको वो डिस्काउंट करेगी और मार्केट अच्छा करना चाहिए सेकेंड हाफ में। सो इसी तरह से मैं पोजीशन कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो को कि अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, बट अगले 1-1.5 साल में अच्छा पैसा बनना चाहिए। लेकिन अभी हमने रिकवरी देखी है मार्केट में, तो अभी यहाँ से कैसा लगता है कि मतलब ये कंटिन्यू रहेगा या फिर थोड़ा सा यहाँ से कुछ डिप आएगा मार्केट में? इन शॉर्ट टर्म की बात करूँ, देखिए लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपने एक्सप्लेन किया कि समय अच्छा है और डेफिनेटली हम लोग अच्छा समय देखेंगे और इक्विटी मार्केट में। बट फिर भी क्योंकि एकदम से रिकवरी तेज़ी से आई है, तो उसको देख के भी इन्वेस्टर्स के मन में चिंता रहती है कि क्या ये रैली कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी। पंकज जी, पहले तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन एकदम चेंज हो गया है। मैंने आपको 1 साल का व्यू दिया, आप उसको 1 साल को शॉर्ट टर्म बोल रहे हैं, उसको लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं। नहीं, तो मैं शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ इसको। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ही एक साल, लेकिन 1 साल में भी क्योंकि रिकवरी हम बात करें तो बहुत शॉर्ट टर्म में रिकवरी देखी गई है,
तो उस एक साल के अंदर भी किस तरह का मतलब एक मूड माहौल रहेगा मार्केट का, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। सर देखिए, इकोनॉमिक साइकिल इंप्रूव होने में भी टाइम लगता है और ख़राब होने में भी टाइम लगता है। इकोनॉमिक साइकिल होता है तो लास्ट 12 महीना हम वो साइकिल में है, जहाँ साइकिल हैज़ नॉट बीन वेरी फेवरेबल इकोनॉमिक साइकिल। इसीलिए मार्केट आप देखोगे भले ही शॉर्ट टर्म में 17,000 निफ्टी से 18,000 प्लस हुआ है, बट 18 महीना से मार्केट वहीं पे है, 3-4% रिटर्न बना है लास्ट 18 महीने में। सो रिटर्न हैज़ नॉट बीन वेरी ग्रेट लास्ट 18 मंथ एज अपोज टू हमको लगता है कि मार्केट चला हुआ है। मार्केट नहीं चला है लास्ट 18 महीने में, वो एक कंसोलिडेशन फेस में है, क्योंकि इकोनॉमी भी कंसोलिडेट कर रही है। तो जब ये इकोनॉमी कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है, आपका मैक्रो फैक्टर इंप्रूव होता है, तो माइक्रो में दिखेगा। तो मेरा मानना है कि अगले एक साल में वन शुड मेक गुड मनी। ऑल्सो ऐसा देखा गया है, जब भी इलेक्शन ईयर रहती है, गवर्नमेंट के स्पेंड अलग अलग एरियाज़ में बढ़ती है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि सेंट्रल इलेक्शन मई में है, तो वन विल सी हायर स्पेंड्स हैपनिंग इन द इकोनॉमी। तो उसके कारण बॉयंसी बना रहना चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है थोड़ा कंसोलिडेशन चलेगा, वो 2 महीना चलता है, 3 महीना चलता है, विल डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन डेटा। बट इफ़ वी टेक 1 ईयर नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज और इन्फ्लेशन की अगर बात करें, तो फिर कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे जहां पर आपको लगता है कि ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाएंगे? सर देखिए, अगर इकोनॉमी अच्छा करता है तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स डू वेरी वेल। ठीक है, पहला तो बैंकिंग हम ले लेते हैं। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि इकोनॉमी से बहुत क्लोजली लिंक्ड है। इकोनॉमी अच्छा करेगा, बैंकिंग अच्छा करेगा। तो हम देखेंगे बैंकिंग, इवन दो बैंकिंग सेक्टर हैज़ डन वेल लास्ट 12 मंथ, बट अभी भी लगता है बैंकिंग एज अ सेक्टर शुड डू वेल, क्योंकि यही एक सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है, जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है। आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी, इवन दो अर्निंग उनके बहुत अच्छी तरह इंक्रीज़ हुए लास्ट 1-1.5 साल में, बट वैल्यूएशन इतना री-रेटिंग नहीं हुआ है। तो थोड़ा रूम है वहाँ पे री-रेटिंग का, प्लस अर्निंग कंपाउंडिंग। सो बैंकिंग एक सेक्टर अच्छा लगता है ओवरऑल बेसिस में। दूसरा कंजम्पशन, अगर आप देखोगे इंडिया अगेन मार्केट, कंजम्पशन इज़ अ वेरी एवरग्रीन सेक्टर। इवन दो वैल्यूएशन यहाँ पे सस्ता नहीं है, बट हमने देखा है लास्ट 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर वीक रही है कंजम्पशन कंपनी के लिए। हो सकता है आगे का 1-2 क्वार्टर भी वीक रहे, क्योंकि जैसे मैंने बोला हायर इन्फ्लेशन इज़ हर्टिंग पीपल्स वॉलेट, तो कंजम्पशन थोड़ा स्लो हुआ है। बट थोड़ा इन्फ्लेशन कम होता है तो यू विल सी कंजम्पशन कम बैक इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे। तो कंजम्पशन इफ़ यू टेक अ 12 मंथ व्यू, आई थिंक शुड डू वेल ऑन एन ओवरऑल बेसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, पंकज जी देखिए, बहुत सारे सेक्टर, ये सब स्ट्रक्चरल सेक्टर है। अगर देश अच्छा करता है तो ये सेक्टर अच्छी करेंगे। बैंकिंग अच्छा करेगा, कंजम्पशन अच्छा करेगा, हेल्थ केयर, जैसे हेल्थ केयर एक छोटा सा सेक्टर है, बहुत बड़ा। हेल्थ केयर की बात की मैं, अगर बात करूं लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो यहाँ पर भी टॉप 3 सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल, ये 3 सेक्टर्स, हाँ, फॉलोड बाय कंजम्पशन। तो ऐसा आप मानते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर, फाइनेंस तो आपने बिल्कुल एक्सप्लेन किया कि और एक्टिव सेक्टर है, डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि जब इकोनॉमी अच्छा करेगी तो ये तो एक बैकबोन है। लेकिन हेल्थ केयर से आपको अच्छी उम्मीद है अभी आने वाले टाइम में कि सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा? सर पंकज जी देखिए, हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इट्स अ डाइवर्स सेक्टर। ओके, माने बैंकिंग में क्या होता है ना, एक बैंक दूसरे बैंक से बहुत अलग नहीं होती है। लेकिन हेल्थ केयर एक बहुत डाइवर्स सेक्टर है। इसमें कंपनीज होती है जो कि इंडियन मार्केट को खाली कैटर करती है। इसमें कंपनीज है, फार्मा कंपनी, जो कि यूएस मार्केट और डेवलप मार्केट को कैटर करती है। इसमें हॉस्पिटल्स है, इसमें डायग्नोस्टिक कंपनी है, इसमें बहुत सारे क्रैम्स कंपनी है डीवीज के तरह। तो इट्स अ वेरी डाइवर्स सेक्टर। तो नॉट ओनली फार्मा, मतलब फार्मा का मतलब खाली नहीं दवाई बेचने वाली कंपनी। सो मेरा मानना है, देखिए, हेल्थ केयर हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑलवेज, बट मेरा मानना है कोविड में हम जो एक डर होता है आदमी में, मरने का डर होता है, वो एक डर बैठ गया है। माने सो पीपल डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द हेल्थ। माने बाकी पैसा वैसा ठीक है, लेकिन हेल्थ पे आजकल कोई नेग्लिजेंस नहीं करना चाहता है। सो मेरा मानना है कि हेल्थ केयर एक ऐसी सेक्टर है जहाँ पे स्पेंड्स कंजम्पशन की तरह अच्छा रहेगा। तो इसमें जैसे आपने बोला हेल्थ केयर लार्ज एंड मिड कैप में एक बड़ा पार्ट है, बट मैंने आपको बोला कि डाइवर्स सेक्टर है। तो इसमें मैं उन कंपनीज में खेल रहा हूँ फंड में जो कि डोमेस्टिक मार्केट से पूरा रेवेन्यू
उठाती है। जैसे कि आप देखोगे टॉप 5 कंपनी में 2 हॉस्पिटल्स है। हॉस्पिटल पूरा डोमेस्टिक मार्केट से ही डोमेस्टिक रेवेन्यू है उनका, प्लस एक फार्मा कंपनी है जिनका 97% रेवेन्यू इंडिया से आता है, प्लस एक फार्मेसी रिटेलर है, प्लस एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। सो मेरा मानना है ये जो पूरे डोमेस्टिक हेल्थ केयर चेन है दैट विल कंटिन्यू टू डू वेल। और ये एक तरह का प्रॉक्सी टू कंजम्पशन है। कंजम्पशन में क्या आपको पिज़्ज़ा खाना है नहीं खाना है आप डिसाइड कर सकते हो। मार्केट आपके पॉकेट में पैसा कम है, आप बोलोगे आज पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा। लेकिन फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपका क्या मर्जी है वो नहीं चलेगा। आपका तबीयत ख़राब है तो आपको दवाई लेना पड़ेगा, आपको ज़्यादा तबीयत ख़राब है आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। इट्स अ वेरी डिफेंसिव सेक्टर, प्लस एट द सेम टाइम हम वैल्यूएशन देखेंगे हेल्थ केयर सेक्टर इज़ मच मोर रीजनेबली प्राइस। कंजम्पशन जैसे कि अच्छा सेक्टर है सब जानते हैं, लेकिन एक महंगा सेक्टर है। बट हेल्थ केयर एक प्रॉक्सी टू कंजम्पशन होने के बावजूद थोड़ा वैल्यूएशन वहाँ पे रीजनेबल है। तो दैट्स वाई हेल्थ केयर आई थिंक शुड बी अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस पोर्टफोलियो। और ऑटोमोबाइल के पीछे क्या वजह है कि वो आपने सर चॉइस रखी है? ऑटोमोबाइल आप देखोगे फंड में बहुत सारे स्टॉक ऑटोमोबाइल के नहीं है मेरे पास। आप कंजम्पशन बास्केट में देखोगे, क्योंकि मैं जनरली स्मॉल टिकट साइज कंजम्पशन खेल रहा हूँ। स्मॉल टिकट साइज कंजम्पशन में क्या होता है, आदमी सोचता नहीं आज खर्च करना है कि नहीं करना है पैसा, लेकिन बड़ा टिकट साइज कंजम्पशन है, गाड़ी है, ये है, वहाँ पे पीपल थिंक ट्वाइस। अगर थोड़ा पॉकेट में मॉर्गेज रेट आपका EMI बढ़ गया है तो लोग उसको पोस्टपोन कर देते हैं। सो ऑटो पे मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव नहीं है सर, बिकॉज एक तो क्या है हम EV का डिस्ट्रप्शन अक्रॉस देख रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल में देख रहे हैं, 2 व्हीलर में देख रहे हैं, CV में नहीं देख रहे हैं अभी। सो वो डिस्ट्रप्शन ग्लोबली जहाँ भी आता है वहाँ पे स्टॉक्स डीरेट हो जाते हैं, भले ही अर्निंग आए लेकिन स्टॉक्स नहीं इतने मूव करते हैं। तो ऑटो पे आई एम वेरी सेलेक्टिव। तो एक CV मेकर है, कमर्शियल व्हीकल मेकर पोर्टफोलियो में, एक 2 व्हीलर मेकर है, बट बाय एंड लार्ज ऑटो में आई वुड बी अंडरवेट टू द इंडेक्स सर। ऑल्सो हम देखेंगे ऑटो एक ऐसा सेक्टर है जो लास्ट 4 साल का हम डेटा देखेंगे, सब कंपनीज के नंबर उठा के देखेंगे कि 2 व्हीलर में ये कंपनी 4 साल पहले ये इतने 2 व्हीलर बेचते थे, इतने गाड़ी बेचते थे, आज भी हम 4 साल से नीचे है। विच गोज़ टू शो कि थोड़ा कंजम्पशन ट्रेंड चेंज हो रहा है। आइदर पीपल आर नॉट बाइंग 2 व्हीलर और इट्स अ पेनिट्रेटेड कैटेगरी। तो इसीलिए ऑटो में आई एम नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन ऑटो, बट स्मॉलर टिकट साइज कंजम्पशन इज जहाँ पे मेरा व्यू थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा सर। तो आदित्य जी, ये तो बात थी मार्केट की। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की, जिसे आप सिंस बिगिनिंग मैनेज कर रहे हैं। और फंड की पास्ट परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छी रही है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आपने फेस किए होंगे। तो सक्सेस का क्या कारण रहा है और किस तरह के चैलेंजेस इसमें आपको आए हैं, और साथ ही रिस्क मिटिगेशन को लेकर या रिस्क को कम करने की बात हो तो आपकी क्या स्ट्रेटजी यहाँ पर रहती है? पंकज जी, ये फंड लॉन्च हुआ था अक्टूबर 2019 में। सो लास्ट 3.5 साल में इट्स बीन वेरी वोलेटाइल। हम देखेंगे अक्टूबर 2019 में लॉन्च हुआ, मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च में कोविड आ गया। सो इट वाज अ वेरी ट्रबलसम फेज़ एक्चुअली। और कोई भी फंड मैनेजर जो 20 साल से मार्केट में है, 30 साल से मार्केट में है, उसने कभी कोविड जैसा फेज़ नहीं देखा है। सो इट वाज एज न्यू फॉर एनीवन। जो 2 साल से फंड मैनेज कर रहा है उसके लिए भी नया है, जो 25 साल से फंड मैनेज कर रहा है उसके लिए भी नया है। बट वाई द फंड डिड वेल लास्ट 3-3.5 साल में, बिकॉज मेरा मानना है कि रिटर्न्स तो फंड में आ जाएंगे, बट आपको रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पोर्टफोलियो मैनेजर का रोल है रिस्क मैनेज करना, और ये फंड में शुरू से ही मेरा मानना है कि हम रिस्क मैनेज अलग अलग तरीके से करते हैं। पहला तो ये हमारा, आप जानते हो मोतीलाल ओसवाल एक कॉन्सेंट्रेटेड हाउस है। हम 50, 60, 70 स्टॉक नहीं रखते हैं पोर्टफोलियो में। तो ये पोर्टफोलियो में भी हम 35 स्टॉक से हमेशा कम ही रखेंगे। सो 32-33 स्टॉक होने के बावजूद हम एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, बट हम एक तरीके से रिस्क मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। पहला तो हम इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के अलग अलग सेक्टर में इक्वली पोजीशनड है। आप देखोगे ये फंड में 45% लार्ज कैप है,
35% मिड कैप है, 20-21% स्मॉल कैप है। तो हम तीनों जगह बने हुए हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में। और हम देखते हैं कि कभी लार्ज कैप अच्छा कर सकता है, कभी मिड कैप कर सकता है, कभी स्मॉल कैप कर सकता है। बट एक ब्रॉडली इक्वल प्रपोर्शन रहने के कारण फंड एक फंड को स्टेबिलिटी देती है परफॉर्मेंस में। दूसरा है, हम देखते हैं कि इन्वेस्टिंग स्टाइल चेंज होते रहता है। कभी वैल्यू इन्वेस्टिंग फैशन में रहता है, कभी ग्रोथ इन्वेस्टिंग फैशन में रहता है। सो लास्ट 1-1.5 साल में वैल्यू इन्वेस्टिंग हैज़ डन मच बेटर, बट उसके पहले ग्रोथ इन्वेस्टिंग अच्छा कर रहा था। तो फॉर अ फंड मैनेजर, आई मीन वन थिंग इन्वेस्टर्स वांट इज स्टेबिलिटी इन परफॉर्मेंस। उनको यो नहीं चाहिए परफॉर्मेंस में, क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी इन्वेस्टर घुसता है वो एक सिटी बस के तरह है। कोई पैसेंजर अगर बोरीवली चढ़ेगा तो वो अंधेरी उतरेगा, अंधेरी चढ़ेगा तो बांद्रा उतरेगा। आप वो इन्वेस्टर को नहीं बोल सकते हो कि आप बोरीवली चढ़ो और आप चर्चगेट ही उतरो। तो आपका परफॉर्मेंस हर पॉइंट में शुड बी रीजनेबल एंड स्टेबल। तो इसके लिए मैंने एक चीज़ बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ कि स्टाइल डाइवर्सिटी ब्रॉडली रहना चाहिए फंड में। ये खास बात है आपने, जैसे कि स्टाइल yes. डाइवर्सिटी, जैसे कि आप देखोगे ये फंड में आज भी 30% वैल्यू स्टॉक्स है, 35% गार्प होता है जो कि ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस है, और 35% रफली ग्रोथ स्टॉक है जहाँ वैल्यूएशन महंगी है। तो मेरा मानना है क्योंकि तीनों स्टाइल्स इसमें इक्वली रिप्रेजेंटेड हुए हैं तो एक फ़ंड को स्टेबिलिटी देगा। जैसे कि लास्ट 18 महीना मैंने आपको बोला कि वैल्यू हैज़ डन वेल, बट हमारा हाउस तो ग्रोथ ओरिएंटेड है, बट स्टिल द फंड हैज़ डन वेरी वेल। तो आपने लेकिन यहाँ पर वैल्यू स्टाइल को सर वैल्यू चूज़ किया। वैल्यू स्टाइल नहीं होता है सर। देखिए हम QGLP फॉलो करते हैं, ठीक है, क्वालिटी ग्रोथ लॉन्जिविटी प्राइस, ये हमारा फिलॉसफी है। तो आप अगर वैल्यू स्टॉक ले रहे हो इसका मतलब ये नहीं है आप QGLP नहीं फॉलो कर रहे हो, बिकॉज क्योंकि QGLP में पी भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। सो आपके लिए डिसाइड करना एज ए इन्वेस्टर आप क्या प्राइस दोगे कोई स्टॉक के लिए, एंड द अपॉर्चुनिटी इज इमेंस। आपको डिसाइड, अगर सपोज जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, 3 साल पहले ICICI बैंक वॉज अ वैल्यू स्टॉक, okay. because you've seen the management change and everything, people were not convinced, but आज के दिन वो एक गार्ब स्टॉक हो गया है। So it is for the fund manager to identify the trends in a stock and buy those value stocks which might become garb or growth at some point in time. So I think this is one thing I closely monitor कि पोर्टफोलियो का एलोकेशन कितना वैल्यू की तरफ है, कितना ग्रोथ की तरफ है, कितना गार्ब की तरफ है। So I think रिस्क मैनेजमेंट ये ऐसी चीज़ है which I am also learning। मैं मार्केट में 18 साल से हूँ, बट लास्ट 3-4 साल में जो लास्ट 5-6 साल में रादर, डीमॉन के बाद, GST के बाद, फिर IL&FS का क्राइसिस हुआ, फिर कोविड आ गया, तो फिर रशिया यूक्रेन हुआ। सो आई थिंक ये डिस्ट्रप्शन चलते रहेगी। हम ये नहीं बोल सकते कि अगला 12 महीना कुछ नहीं होगा, श्योर 12 महीना कुछ हो सकता है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को ऐसे बैलेंस करके रखना है कि एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम द एंडेवर इज़ कि फंड शुड डू वेल। हो सकता है आप नहीं करो अच्छा, बट यू शुड ट्राई टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो आई थिंक द लर्निंग्स लास्ट 5-6 साल की यही रही है कि फंड को थोड़ा स्टेबल रखिए, कोई भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसमें अच्छा करना चाहिए। सो दीज आर द मेजर्स पंकज जी। अच्छा, लार्ज एंड मिड कैप फंड में जो मैंडेट्स हैं कि मिनिमम 35% एलोकेशन लार्ज कैप में, मिनिमम 35% मिड कैप में होना चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि लार्ज कैप और मिड कैप के साथ साथ आपका एलोकेशन यहाँ पर स्मॉल कैप में भी राइट नाउ है। तो गोइंग फॉरवर्ड आपको चेंजेस यहाँ पर सोच रहे हैं कि ऐसा उम्मीद की जा रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ऑल 3 सेक्टर जिस तरह का एलोकेशन अभी है वही आगे भी काम करेगा? देखिए पंकज जी, पहला तो जैसे मैंने आपको बोला कि तीनों मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स रहेंगे आपके पास, तो इट विल बी मच मोर स्टेबल परफॉर्मेंस। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्मॉल कैप अच्छा करे या मिड कैप अच्छा करे, बिकॉज आई एम अ वेरी बॉटम्स अप इन्वेस्टर। तो मैं ये नहीं डिसाइड करता हूँ कि स्मॉल कैप मेरे को एलोकेशन बढ़ाने का है। कोई अच्छा स्मॉल कैप आया तो आई विल बाय दैट इन माई पोर्टफोलियो। सो इट इज़ स्लाइटली मोर डायनामिक, मोर बॉटम्स अप रादर देन मैं डिसाइड करता हूँ। एक रेंज में मेंटेन करता हूँ, जैसे कि 45, 35, 20, बट उसके बियॉन्ड उस पर बहुत टिंकरिंग नहीं करता हूँ। इट डिपेंड ऑन व्हाट स्टॉक्स इट कम्स इन। और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि स्मॉल कैप 20% है पोर्टफोलियो का, लेकिन इंडेक्स में तो स्मॉल कैप नहीं है। सो डज दिस मेक द पोर्टफोलियो मोर रिस्कियर? जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा एंडेवर है
पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का। तो आप स्मॉल कैप में जो 20% का एक्सपोजर उठा के देखेंगे, इसमें से मोर देन हाफ द एक्सपोजर हेल्थ केयर सेक्टर में है, जो कि एक बहुत डिफेंसिव सेक्टर है। सो स्मॉल कैप डज नॉट मीन कि मैं रिस्क बढ़ा रहा हूँ पोर्टफोलियो में, एक वो है, एक आपको रिस्क कम करने का। दूसरा, जो भी स्मॉल कैप है, मेरे पास माइक्रो कैप नहीं है पोर्टफोलियो में, बिकॉज स्मॉल कैप का मार्केट कैप स्टार्ट होता है 1 करोड़ से, और ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है। ये 19,000 करोड़ मार्केट कैप तक ब्रॉडली है, बिकॉज 19,000 करोड़ पे मिड कैप बन जाता है। तो जो भी मिड स्मॉल कैप है, ब्रॉडली ये 10, 12, 14,000 करोड़, 15,000, 18,000 करोड़ मार्केट कैप के स्टॉक्स है। तो ये सब स्मॉल कैप है जो कि मिड कैप बन जाएंगे इन वेरी शॉर्टली। आई डोंट हैव माइक्रो कैप्स। तो 5,000 करोड़ के नीचे का स्टॉक्स खाली एक ही स्टॉक है जो कि 2% एलोकेशन है। सो दैट्स वाई स्मॉल कैप इज नीडेड। दीज आर मिड कैप्स, आई वुड से। स्मॉल कैप डेफिनेशन में आता है, बट दीज आर बिग स्मॉल कैप विच विल बिकम मिड कैप वेरी सून एक्चुअली। सो दैट्स दी डाइवर्सिटी हमारी इंडियन मार्केट की इतनी है कि आप कहीं भी स्टॉक, I mean, you can buy small cap, mid cap, large cap. So there should be a balance between the three. So that is an endeavor. अच्छा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि फंड अच्छा परफॉर्म करता है, और आपने एक एग्जांपल भी दिया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक जगह से बोर्ड करता है बस तो वो लास्ट डेस्टिनेशन जो है वहीं उतरेगा। तो इन्वेस्टर्स बस बोर्ड करते रहेंगे और बीच में छोड़ते भी रहेंगे। तो ऐसे में कई बार तो ये होता है कि मतलब आपका फाइनेंशियल गोल जो है वो इस तरह से है कि आपने अचीव किया और आप एग्जिट कर गए, लेकिन कई बार इमोशनल बायसेस होते हैं, कुछ डिसीजन इनकरेक्ट भी होते हैं। तो इन जनरल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर को आपकी क्या एडवाइस होगी कि वो भी पैसा बनाए, क्योंकि फंड अच्छा करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फंड की परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब हुई और इन्वेस्टर्स एग्जिट कर जाते हैं। तो अगर आपकी तरफ से एक एडवाइस हो रिटेल इन्वेस्टर्स को तो क्या होगी? सर देखिए, लॉन्ग टर्म में कोई भी फंड हमेशा अच्छा नहीं करेगा, तो सबका एक इन्वेस्टिंग स्टाइल रहता है। कभी कोई इन्वेस्टिंग स्टाइल वर्क करता है, कभी कोई इन्वेस्टिंग स्टाइल वर्क करता है। तो आपको जितने भी स्कीम्स है आपके पोर्टफोलियो में, वो डाइवर्सिफाइड रखना पड़ेगा, कुछ ग्रोथ के तरफ, कुछ वैल्यू के तरफ। एंड आपको ये सोच के रहना पड़ेगा कि कभी कोई स्कीम्स नहीं परफॉर्म करेगी और कोई परफॉर्म करेगी, बट ये एक बास्केट है आपके लिए। जैसे मैं फ़ंड मैनेज करता हूँ, मेरे लिए भी स्टॉक्स एक बास्केट के तरह है। अगर 35 स्टॉक है, 35 स्टॉक हमेशा हर समय नहीं अच्छी करती है, उसमें 20 स्टॉक अच्छा करेगा, 15 नहीं अच्छा करेगा। सो जो नहीं अच्छा कर रहा है उस पर भी आपको ट्रैक रखना चाहिए, क्यों नहीं अच्छा कर रहा है। इज़ इट बिकॉज कम मैनेजमेंट ने कुछ कहा था लेकिन कुछ और कर रहा है, देन यू शुड एग्जिट। तो स्कीम में भी आपको देखना पड़ेगा कि फंड हाउस का स्टाइल क्या है। अगर वो स्टाइल ही नहीं चल रहा है तो कुछ भी करे वो फंड हाउस नहीं अच्छा कर सकता है। सो यू हैव टू सी द वोलेटिलिटी ऑफ द स्कीम, यू हैव टू सी पास्ट परफॉर्मेंस, यू हैव सीन कि अक्रॉस साइकिल परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। सो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स यू शुड सी, बट यू शुड नॉट मेक अ डिसीजन जस्ट बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं अच्छी की है आप। तो आई थिंक बिकॉज लॉन्गर टर्म, देखिए म्यूचुअल फंड ब्रॉडली 200-300 कंपनी में इन्वेस्ट करती है टॉप, तो कभी कोई चीज़ में रॉन्ग होता है तो वो सही भी होता है माने। और ब्रॉडर मार्केट आपको 13-14% रिटर्न लॉन्ग टर्म में दी है, म्यूचुअल फंड भी आपको ब्रॉडली उतना रिटर्न देगी। तो आप इसलिए पोर्टफोलियो अप्रोच लीजिए अपना हर एक स्कीम के प्रति, रादर देन टेकिंग कि ये अच्छा नहीं कर रहा है। सो यू हैव टू बी कमिटेड टू द स्टाइल व्हाट अ फंड मैनेजर और द फंड हाउस हैज़। अगर वो डिविएट नहीं कर रहा है, इट इज़ वेल एंड गुड। एग्री विद यू, और ये बिल्कुल सही कहा आपने, मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। अक्सर ऐसा ही होता है कि किसी भी फंड हाउस की बात करें या फंड मैनेजर की एक स्टाइल होता है। जैसा आपने कहा कि एक समय होता है वो स्टाइल नहीं काम कर पाता है, लेकिन इन्वेस्टर्स क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं और अगर वो 6 मंथ 1 ईयर नहीं परफॉर्म कर रहा है तो एग्जिट कर जाते हैं, और फिर वहाँ से देखते हैं कि सब उल्टा हो गया, इवन वही फंड बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो शायद समय आ गया है उस चीज़ के लिए। तो बिल्कुल आपने सही कहा, और मेरी भी ये सलाह है इन्वेस्टर्स को कि कभी भी आप भरोसा कीजिए फंड हाउस के ऊपर, फंड मैनेजर के ऊपर। अगर हम आज बात कर रहे हैं आदित्य खेमानी से और आपको विश्वास है कि पास्ट में ये फंड अच्छा परफॉर्म कर पाया है, हो सकता है कभी ऐसा समय आए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कि वो स्टाइल ना भी काम कर रहा हो, कंपेयर कर रहे हो किसी और फंड के साथ सेम कैटेगरी में, और फंड की परफॉर्मेंस ऐसी ना दिखाई दे रही हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भरोसा है
कि ये फंड मैनेजर इसको करेक्ट कर लेगा। अगर कोई डिसीजन गलत भी हुआ है, पहली बात तो स्टाइल की बात करें तो हो सकता है कि वो स्टाइल आगे काम करेगा और आपके फेवर में रहेगा, बट अगर वो स्टॉक्स काम नहीं कर पा रहे हैं जो सिलेक्शन था, तो फंड मैनेजर भी मुझे उम्मीद है कि उसको बिल्कुल चेंज करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गोल के साथ हमेशा जुड़े रहें। जो भी फाइनेंशियल गोल आपने तय किया है, आपने उसके हिसाब से स्कीम चुनी है, तो आपको वहाँ पर बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से वही हेल्पफुल होगा। इसीलिए मेरा एडवाइस रहेगा, जब आप फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जितना काम आपको करना है उस समय करिए। इसलिए इन केस यू आर कन्विंस, गेट कन्विंस्ड कि एक फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दिया है, दे हैव स्टेड ट्रू टू व्हाट दे हैव सेड, देन यू इन्वेस्ट। नॉट जस्ट बिकॉज एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला आप जाके कर ले लिए, बिकॉज अगर वैसा आप करोगे, जिस जल्दी से आप घुसे हो स्कीम में, उस जल्दी से आप निकलोगे भी, बिकॉज कन्विक्शन नहीं रहेगा आपका। तो आपको कन्विक्शन बनाना पड़ेगा स्कीम में, उसका पोर्टफोलियो मॉनिटर करिए, एवरी मंथ यू मॉनिटर क्या चेंजेस हो रहे हैं। एवरी मंथ ठीक है, लेकिन लोग रोज एनएवी डेली एनएवी मत देखिए। तो ये जो आपने एग्जांपल दिया सर, एक मैं एनालॉजी आपको इससे रिलेट करना चाहूँगा। जब हम गाड़ी चलाते हैं, हमेशा हम एक लाइन पकड़ के चलते हैं, लेकिन कभी देखते हैं बायां वाला लाइन थोड़ा जल्दी जा रहा है तो बाएं चल जाते हैं, कभी दाएं वाला लाइन जा रहा है जल्दी चल जाता है, शिफ्ट करते हैं लाइन। बट क्या होता है, गोल पे सब पहुंचता है। अगर मेरे को चर्च गेट पहुंचना है, मैं भी चर्च गेट पहुंचूंगा, एक लाइन से चलूँगा दूसरे लाइन से। बट जो स्ट्रेस आपको मिलता है अगर आप लाइन चेंज करते रहोगे, तो आपका स्ट्रेस विल बी मच हायर। सो ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज रिटर्न, बट एट द सेम टाइम रिड्यूस योर स्ट्रेस एक्चुअली। सो यू शुड नॉट इतना वेवर नहीं करना चाहिए। आदित्य, हमने देखिए आपके फंड की परफॉर्मेंस देखी, जो कि डेफिनेटली काफ़ी है ये साबित करने के लिए कि आपका जो स्टाइल है वो काम कर रहा है और उसने पास्ट में काम किया है। लेकिन इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के लिए जानना ज़रूरी होता है कि आगे फंड किस तरह से परफॉर्म करेगा, क्या ये जो पास्ट परफॉर्मेंस है इसी तरह की परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी देखने को मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि आपने जो बातें बताई अपने स्टाइल को लेकर, दूसरी बात आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा कि डायनेमिकली आप मैनेज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वैल्यू स्टाइल हो, ग्रोथ स्टाइल हो, जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप समय के अनुसार चेंज भी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है डेफिनेटली कि फंड आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। रिस्क मिटिगेशन को लेकर आपने यहाँ पर बात की, और कोई बात इस फंड को लेकर आप बताना चाहेंगे जिससे और भी इन्वेस्टर्स का विश्वास इस स्कीम में और बढ़े? पंकज जी, देखिए आपने परफॉर्मेंस का क्वेश्चन पूछा है। कोई भी फंड मैनेजर चाहता है कि परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहे, बट देयर आर टाइम्स व्हेन परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहता है। सो कोई गारंटी तो कोई चीज़ का नहीं है। ओनली थिंग आई कैन से इज़ दैट ये फंड में मैं कोई भी स्टॉक लेता हूँ वो अपने पैसे की तरह करता हूँ। सो देयर इज़ लॉट ऑफ अटैचमेंट टू, आई मीन वॉट एवर यू बाय एंड सेल, वन इज़ दैट। सेकेंडली, जो भी स्टाइल आपको मैंने बोला in terms of balancing the portfolio, balance across sectors, balance across investing styles, balance across large cap, mid cap, small cap, diversified at the same time concentrated. I think ये 3-4-5 रूल बुक है मेरा, तो उसको मैं कंटिन्यूसली मॉनिटर करता हूँ। तो आई थिंक सो परफॉर्मेंस वी विल सी इन फ्यूचर सर। जैसे कि IT, आई वॉज अंडरवेट बाय, एंड वन मोर थिंग सर, वी हैव अ रिस्क मैनेजमेंट mitigation step that we cannot be active by more than 7.5% to any sector. Okay. तो कोई भी सेक्टर है तो इंडेक्स से हम 7.5% से ज़्यादा ओवरवेट या अंडरवेट नहीं रह सकते हो। और स्टॉक को लेकर भी कोई स्टॉक को लेके नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने स्टॉक के ऊपर वो पूछा है, आप देखोगे अगर पोर्टफोलियो देखोगे सबसे बड़ा वेट है 5.5% पोर्टफोलियो में। सो पोर्टफोलियो में कोई 8%, 9%, 10% वाला वेट नहीं है। सो बिकॉज मेरा अगेन मानना है कि अगर 32-33 स्टॉक है पोर्टफोलियो में, या आपके 32 प्लेयर्स है आपके टीम में, इक्वली सबको परफॉर्म करना है। टॉप 3-4 बैट्समैन या बॉलर को खाली परफॉर्म नहीं करना है। तो इसीलिए 5%, 4%, 3%, 2% एक 4 स्लैब है। तो ब्रॉडली दैट इज़ अ थॉट प्रोसेस, एंड in case I mean I am able to do justice to whatever process I said, hopefully performance will stay good sir. Thank you very much. Across the sectors आपका एलोकेशन है, across market cap, दो इस लार्ज एंड मिड कैप फंड, लेकिन स्मॉल कैप में भी यहाँ पे एक्सपोजर है, और स्टाइल को लेकर भी आपने बताया कि जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से आप थोड़े बदलाव करते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है डेफिनेटली कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है, हालांकि गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में, ये तो एक डिस्क्लेमर भी है, बट उम्मीद की जा सकती है
कि ये स्कीम इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएशन में मदद करेगी। तो आदित्य जी, आपने समय निकाला, बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें बताई और मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा इस स्कीम में और बढ़ेगा और ये स्कीम उनके वेल्थ क्रिएशन में मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पंकज जी। थैंक यू टू ऑल योर व्यूअर्स सर। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो आज आपके साथ शेयर की वो आपको पसंद आई होगी और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।